Hello guys, welcome to my YouTube channel Rohit Education Point. In this video, I am talking about basic properties of atomic nucleus. दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस की। ठीक है, एटॉमिक न्यूक्लियस की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में। तो दोस्तों देखिए, ये एक थियोरेटिकल टॉपिक होता है और तो देखिए चलते टॉपिक की तरफ। देखिए क्या होता है इसमें जो है ना, एक रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट थे दोस्तों। ठीक है, और हाँ दोस्तों, ये बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स के सेकंड पेपर का टॉपिक है। दोबारा फिर बता दें कि ये बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स के सेकंड पेपर का टॉपिक है। और दोस्तों चलते हैं टॉपिक की तरफ कि इसमें एक रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक अल्फा पार्टिकल को, ठीक है ना, किसको, अल्फा पार्टिकल को। तो दोस्तों उन्होंने अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग को एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, उन्होंने अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग को एक्सपेरिमेंट किया, यानी कि अल्फा पार्टिकल के बिखरने को एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तब उन्होंने ये देखा कि अल्फा पार्टिकल में क्या है, एक मतलब अल्फा पार्टिकल जो है एक बहुत बड़े एंगल पर रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है यहाँ पे जब पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है। तो उन्होंने ये देखा कि जो अल्फा पार्टिकल है वो बहुत बड़े एंगल पर रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ जो एंगल बनता है वो काफ़ी बड़ा बनता है। जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट यही कोई अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, ये कोई पार्टिकल है, यहाँ से नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, ये तो ये पार्टिकल जब इस पे आ रहा है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इस कंडीशन में जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़े एंगल पर रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो इस बात से इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो अल्फा पार्टिकल है वो मतलब बहुत बड़े एंगल पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इस बात से इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि एक एटम के अंदर क्या है, बहुत छोटी वस्तु प्रेजेंट होती है। ठीक है, स्मॉल एंटिटी प्रेजेंट होती है किसके अंदर, एटम के अंदर। तो दोस्तों एटम्स, ठीक है, तो इस एटम के अंदर क्या होती है, एक बहुत छोटी एटम परमाणु के अंदर, जैसे ये है एक परमाणु है मान लीजिए। ठीक है, वैसे तो बहुत से परमाणु को मिलाकर एक अणु बनता है, लेकिन ये परमाणु के अंदर एक बहुत छोटी सी वस्तु प्रेजेंट होती है। जैसे ये वस्तु प्रेजेंट है इसके अंदर सा, तो इसके अंदर जो वस्तु प्रेजेंट होती है, इन्होंने निष्कर्ष कब निकाला था, देखिए इन्होंने, मैं फिर बताया आपको दोबारा कि जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग को एक्सपेरिमेंट किया। तब उन्होंने ये देखा कि जो अल्फा पार्टिकल है वो बहुत बड़े एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस बात से इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि एटम के अंदर एक बहुत छोटी वस्तु प्रेजेंट होती है, यानी कि स्मॉल एंटिटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये मान लीजिए ये जो है ये एक स्मॉल एंटिटी है, स्मॉल एंटिटी। स्मॉल एंटिटी का मतलब होता है छोटी वस्तु। तो दोस्तों स्मॉल एंटिटी प्रेजेंट होती है और इस स्मॉल एंटिटी पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। जैसे हाँ, ये मान लीजिए कोई एटम है। ठीक है, तो ये इसके अंदर छोटी वस्तु प्रेजेंट है, तो इस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसकी डायमेंशनल 10⁻⁻14 मीटर होती है। इसकी जो डायमेंशनल होती है वो 10⁻⁻14 मीटर होती है। तो दोस्तों इस छोटी सी वस्तु को, इस स्मॉल एंटिटी को हम एटॉमिक न्यूक्लियर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एटॉमिक न्यूक्लियर। तो ये छोटी सी वस्तु ही दोस्तों क्या है, एटॉमिक न्यूक्लियर कहलाती है। तो दोस्तों इसकी जो बाकी थ्योरी है हम आपको रजिस्टर से नोट करा देंगे, और फिर इसके अंदर जो कई सारी हेडिंग्स होती हैं, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, तो वो आपको एक सब रजिस्टर से नोट करा देंगे। लेकिन उससे पहले देखिए इसके अंदर जो हेडिंग्स होती हैं वो आपको बता दें। देखिए सबसे पहली हेडिंग होती है दोस्तों इसमें मास। दोस्तों मास के अंदर भी काफी कुछ लिखना होता है। सबसे पहली बात तो इसके अंदर ही, इस हेडिंग के अंदर ही काफी कुछ लिखना है, लेकिन उसके बाद मास के अंदर काफी कुछ लिखना होता है। वो थ्योरी हम आपको रजिस्टर से नोट करा देंगे। इसमें दूसरी हेडिंग होती है दोस्तों चार्ज। चार्ज के अंदर जो लिखना होगा वो भी आपको रजिस्टर से नोट कराएंगे। तीसरी हेडिंग होती है दोस्तों शेप एंड साइज। इसमें भी क्या होता है कि एक स्फेरिकल होता है, फिर उसको ऐसे खींचते हैं, फिर उसको ऐसे खींचते हैं, तो ये पैराबोलॉइड स्फेरिकॉइड बन जाता है। और ये मतलब ये भी आपको रजिस्टर से नोट करा देंगे। फिर उसके बाद इसमें चौथी हेडिंग होती है दोस्तों डेंसिटी।
तो डेंसिटी का मतलब घनत्व होता है दोस्तों। ये आपको हेडिंग को देख के आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कैसी क्या थ्योरी हो सकती है। फिर अगली हेडिंग होती है दोस्तों न्यूक्लियर स्पिन और एंगुलर मोमेंटम। इसमें भी काफी कुछ लिखना होता है। उसके बाद छठी हेडिंग होती है दोस्तों मैग्नेटिक मोमेंटम। इसमें भी काफी कुछ लिखना होता है। फिर अगली हेडिंग होती है दोस्तों आपकी इलेक्ट्रिक ग्वाड्रूवल मोमेंट्स। इसमें भी आपको काफी कुछ लिखना होता है। उसके बाद अगली हेडिंग होती है दोस्तों स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स इसमें भी आपको काफी कुछ लिखना होता है। अगली हेडिंग होती है दोस्तों पैरिटी। तो दोस्तों देखिए ये पैरिटी इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है, मुख्य प्रॉपर्टीज होती है इसकी। तो ये हेडिंग सारी होती है और इस हेडिंग्स के अंदर आपको काफी कुछ लिखना होता है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। तो सबसे पहली बात तो आपको इसकी सारी हेडिंग्स याद रखनी है दोस्तों। हेडिंग्स याद करने से क्या होता है, हम टॉपिक को अच्छे से लिख पाते हैं। अगर हमें हेडिंग सारी याद है उस टॉपिक की तो उस टॉपिक को हम अच्छे से लिख पाते हैं। और दोस्तों ये न्यूक्लियर फिजिक्स के टॉपिक है, मतलब ये टॉपिक न्यूक्लियर फिजिक्स का है। जो सेकंड पेपर होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो सॉलिड स्टेट और दूसरा होता है न्यूक्लियर फिजिक्स। तो ये क्वेश्चन न्यूक्लियर फिजिक्स का है। तो और इसमें क्या है, ये हेडिंग सारी इंपॉर्टेंट होती हैं, हेडिंग्स हमें याद होनी चाहिए। सबसे पहले नंबर पे मास होती है, फिर दूसरे नंबर पे चार्ज होती है, तीसरे नंबर पे शेप एंड साइज होती है, चौथे नंबर पे डेंसिटी होती है, पांचवें नंबर पे न्यूक्लियर स्पिन और एंगुलर मोमेंटम होती है, छठे नंबर पे मैग्नेटिक मोमेंटम होती है। फिर मैग्नेटिक मोमेंटम नहीं, मोमेंट होती है केवल, ठीक है। और फिर सातवें नंबर पे इलेक्ट्रिक ग्वाड्रिवल मोमेंट्स होती है, आठवें नंबर पे स्टैटिस्टिक्स होती है और 9 नंबर पे क्या होती है, पैरिटी होती है। पैरिटी मुख्य प्रॉपर्टीज होती है इसकी। तो हेडिंग्स का याद होना भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है दोस्तों। तो चलते हैं, आपको सब रजिस्टर से नोट करा देते हैं अब। सो दोस्तों देखिए इसमें क्या होता है, पहली हेडिंग आपको दिख रही होगी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। तो दोस्तों देखिए एटॉमिक न्यूक्लियस की आप ये थ्योरी दिख रही है, आप ये नोट कर लें। दोस्तों इसकी थ्योरी नोट करने के बाद आपको हेडिंग से मिलेगी एक, सबसे पहली हेडिंग होती है इसकी मास। तो दोस्तों मास में लिखना है आपको कि एटम का मास स्पेक्ट्रोमीटर चार्ज, ये नहीं लिखना है, स्पेक्ट्रोमीटर चार्ज तथा मास के रेशो को ऑब्जर्व करके कैलकुलेट करते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगली हेडिंग होती है चार्ज। तो चार्ज में आपको लिख लेना है न्यूक्लियस में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन एटम में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। प्रत्येक प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, अतः न्यूक्लियस पर चार्ज इक्वल टू ZE होता है, ठीक है। फिर अगले हेडिंग लिख लें दोस्तों शेप एंड साइज। तो देखिए न्यूक्लियस के डिफरेंट शेप्स होते हैं, इसमें कुछ स्पेरिकल जबकि अदर डिस्टोर्ड, जैसे प्रोलेट स्पेरोइड और ओवलेट स्पेरोइड। तो उनके ये चित्र होते हैं दोस्तों, ये स्पेरिकल होता है और इसको प्रोलेट स्पेरोइड बोलते हैं, इसको ओवलेट स्पेरोइड बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंट न्यूक्लियस की रेडियस डिफरेंट होती है। उसके आगे कुछ दोस्तों इस प्रकार होता है, ये लिख लें आप। वह न्यूक्लियाई जो स्पेरिकल नहीं है उनकी रेडियस R=R1 + R2/2। From experiment it has been found that volume of nucleus proportional to mass number। उसके बाद 4/3 πr³ ये इसकी मतलब न्यूक्लियस का वॉल्यूम होता है और ये मास नंबर होता है A, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद देखिए अतः
ये जो है ना, और r प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/3। अतः न्यूक्लियर रेडियस फॉर स्फेरिकल शेप्स इज गिवन बाई r इज इक्वल टू r नॉट a की पावर 1/3, where r naught is a constant lies from 1.2 to 1.4 into 10 की पावर -5 मीटर और 1.2 to 1.4 फर्मी। दोस्तों उसके बाद अगली हेडिंग होती है आपकी डेंसिटी, नंबर 4 पर। अब देखिए डेंसिटी में क्या लिखा है, डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। सभी न्यूक्लियस के लिए डेंसिटी कांस्टेंट होती है, ठीक है, तथा सरफेस को छोड़कर पूरी न्यूक्लियस कांस्टेंट होती है। मैथमेटिकली न्यूक्लियर वॉल्यूम कैन बी रिप्रेजेंट एज v इज इक्वल टू 4/3 पाई r नॉट q इंटू ए। न्यूक्लियर मास m इज इक्वल टू a इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम, और देयर फोर न्यूक्लियस डेंसिटी इक्वल टू m अपॉन b। उसके बाद दोस्तों आगे की कैलकुलेशन नोट कर लें आप। यहाँ v m की वैल्यू रख दी और फिर ये b की वैल्यू रख दी, काट फिट के बाद में आपके लास्ट में जो वैल्यू आई है 2.4, ये पॉइंट लगा होता है दोस्तों, 2.4 इंटू 10 की पावर -17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसके बाद अगली हेडिंग होती है दोस्तों न्यूक्लियर स्पिन और एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए इसमें न्यूक्लियस का एंगुलर मोमेंटम उसकी स्पिन कहलाती है, जिसका मैग्नीट्यूड मोड आई इज इक्वल टू रूट में आई इंटू आई प्लस 1 एच क्रॉस इंटू एच क्रॉस होता है, वेयर आई इज ए इंटीजर और हाफ इंटीजर। अगली हेडिंग होती है मैग्नेटिक मोमेंट्स। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट ये होता है ई एच क्रॉस अपॉन 2m, सापेक्ष में ई होता है इक्वल टू 9.27 इंटू 10 की पावर -27 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। फिर द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं यहाँ पे। जब प्रोटॉन का मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं तो ये ई एच क्रॉस अपॉन 2mp इक्वल टू 4.63 इंटू 10 की पावर -27 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक। अब देखिए दोस्तों उसके बाद अगली हेडिंग आती है आपकी इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मोमेंट्स। देखिए द इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मोमेंट्स इज ए मेजर ऑफ द डिपार्चर ऑफ न्यूक्लियर फ्रॉम द स्पेरिकल सिमेट्री। अगली हेडिंग होती है दोस्तों स्टैटिस्टिक्स। देखिए इसमें क्या है, वह सभी न्यूक्लियस जिनका मास नंबर ओड होता है, ठीक है, फर्मी डायरेक्ट स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं। जिनका मास नंबर ओड होता है वो फर्मी डायरेक्ट स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं, तथा वह जिसमें मास नंबर इवन होता है वो वॉस आइंस्टीन स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं। इसमें दो चीज़ें, फर्मी डायरेक्ट, वॉस आइंस्टीन, यानी कि जिसका ओड नंबर होता है वो फर्मी डायरेक्ट स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं और जिसका नंबर इवन होता है वो वॉस आइंस्टीन स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। दोस्तों अगली हेडिंग होती है पैरिटी। तो पैरिटी में आप देख रहे होंगे ये मुख्य हेडिंग होती है, तो इम्पोर्टेंट हेडिंग होती है दोस्तों ये। तो पैरिटी में क्या है, देखिए पैरिटी एक फंडामेंटल न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ है, ये लिखा दोस्तों प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, तथा दूसरे इसे न्यूक्लियर स्पिन से अधिक इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसको जो है न्यूक्लियर स्पिन से अधिक इम्पोर्टेंट माना जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग प्रत्येक मूविंग मैटर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट होती है, यानी कि वही डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग क्या है इसमें लगाया, जैसे डी ब्रोगली इक्वेशन में होता है ना कि उसमें प्रत्येक मूविंग मैटर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट होती है, ऐसे इसी प्रकार इसमें भी मूविंग मैटर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट होती है तथा उसके कोरोस्पोंडिंग वेव फंक्शन स्पेस कोऑर्डिनेट XYZ पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों आज का वीडियो बस हमारा यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।